अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा वासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म को। पिछली वीडियो में हमने जिस स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस किया था वो था साइकोडायनामिक। आज उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है जो कि है बिहेवियरिज्म पे। अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि एम्फसाइज करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, बजाय इसके कि ये फोकस करे कि इंटरनल मेंटल स्टेट। जैसे हमने देखा था कि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव जो था वो ज़्यादा फोकस कर रहा था अनकॉन्शियस पे और मेंटल प्रोसेसेस पे, लेकिन जो बिहेवियरिज्म वाले हैं ये ज़्यादा फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। और बेसिकली इनका मानना ये है कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो हम लर्न करते हैं थ्रू द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी जब भी हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो हम लर्न करते हैं बिहेवियर, वो एक्चुअली में हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। और बेसिकली इसका ये है कि ज़्यादातर प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसमें कंडीशनिंग पे फोकस करते हैं। जितने भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंडीशनिंग पे इसका फोकस है। और ये देखते हैं कि कैसे जो है वो कंडीशनिंग के थ्रू बिहेवियर लर्न होते हैं और फिर कैसे जो है वो हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं। अगर इसके कोर प्रिंसिपल्स की बात करें कि बिहेवियरिज्म में कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो पहली चीज़ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया कि इसका सेंट्रल आप कह सकते हैं कि थीम है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। कि बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी को चाहिए, बिहेवियरिज्म ये कहता है कि साइकोलॉजी को चाहिए कि वो फोकस करे ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर पे, बजाय इसके कि अनऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करे। जैसे कि थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, इन पे फोकस ना करे, ठीक है। और बेसिकली ये जो शिफ्ट आई थी साइकोलॉजी में, इसने अलाउ किया था ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिकली स्टडी करने को। कैसे हम ह्यूमंस को जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली या साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बिहेवियरिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो बिहेवियर होता है ये बहुत ज़्यादा शेप्ड होता है बाय द इन्वायरमेंट। इन्होंने एम्फसाइज किया कि क्या रोल है एक्सटर्नल स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस का, और सजेस्ट किया कि बिहेवियर जो है हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर इवन कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। फिर इन्होंने कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें दो तरह की कंडीशनिंग है, आइवन पैवलव और बीएफ स्किनर। आइवन ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं कि बिहेवियरिज्म की मेन अजम्पशंस क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि पहली अजम्पशन ये है कि बिहेवियर शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। कि बिहेवियर जो है हमें साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। दूसरी चीज़ ये कि बिहेवियरिज्म जो है वो कंसर्न है विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे मैंने बताया कि इनका फोकस ही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे था। फिर इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस था ऑन ह्यूमन बिहेवियर वो ये था कि हम जो है वो इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये कि इन्होंने ना एनिमल्स पे स्टडी की थी और इन्होंने कहा था कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब बात लर्निंग की होती है। तो ह्यूमंस और एनिमल जो हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह से ही लर्न करते हैं। तो इन्होंने बहुत सी रिसर्चेज जो हैं वो एनिमल्स पे भी की थी। और बिहेवियर जो है वो इन्होंने कहा कि वो रिज़ल्ट होता है एक स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का। कि फॉर एग्जांपल कि एक इन्वायरमेंट में एक स्टिमुलस है जो कि हमने देखा और हम जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसे जो है वो बिहेवियर परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो मैंने कुछ नाम लिए पहले ही, और आपने जो है वो थंबनेल में भी देखे होंगे कुछ साइकोलॉजिस्ट, और वही थे इसके की कंट्रीब्यूटर्स। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं आइवन पैवलव। अगर हम आइवन पैवलव की बात करें, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। पैवलव की अगर हम बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि ये पैवलव जो थे ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया और आप कह रहे हैं कि फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट यही लाए थे बिहेवियरिज्म में, ठीक है। और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट
डिस्कवर किया था उसमें इस कॉन्सेप्ट को पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि इन्होंने कहा था कि हम लर्न करते हैं चीज़ों को थ्रू एसोसिएशन, कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट करते हैं और इस तरह से हम जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो अकर करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझना ईजी हो। ये एक्सपेरिमेंट था पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग पे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि बिफोर कंडीशनिंग जो है वो ये एक जो डायग्राम है, उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, 3 सिचुएशंस आपको नज़र आ रही होंगी। अब अगर हम बिफोर कंडीशनिंग की बात करें तो पहले जो है वो उन्होंने एक डॉग को देखा कि जैसे ही उसको फूड प्रेजेंट होती है तो वो स्लाइवेशन होती है। ठीक है। स्लाइवेशन क्या है? एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? जो कि उसने लर्न नहीं किया हुआ ये बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर है उसका, कि जब भी वो फूड को देखेगा तो वो स्लाइवेशन करेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस लिया, फॉर एग्जांपल बेल है। ठीक है। और बेल जब भी बजती थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन जब फूड आती थी तो स्लाइवेशन का प्रोसेस होता था। तो फिर पेवलोव ने क्या किया कि पेवलोव ने कंडीशनिंग की। उसने जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया। अब जब भी जो है वो पेवलोव फूड प्रेजेंट करता था ना, तो वो उससे पहले जो है वो बेल बजाता था। और जब वो बेल बजाता था तो फूड प्रेजेंट करता था, और फिर जो है वो डॉग स्लाइवेशन करता था। जब मल्टीपल टाइम उसने ये पेयरिंग की, तो अब जब बेल बजती थी ना, तभी जो है वो डॉग स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। ठीक है। सो उसने ये बिहेवियर क्या हुआ, उसने लर्न कर लिया कि हाँ अब बेल बजेगी तो उसके बाद मुझे खाना मिलेगा, और फिर इसलिए उसने वो रिस्पॉन्स पहले ही परफॉर्म कर लिया। उसके बाद अगर हम ये जो की कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने लिखे हैं, इसको अगर हम देख लें कि एक तो अनकंडीशनल स्टिमुलस मैंने बताया कि नेचुरली स्टिमुलस जो होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर लेता है। जैसे कि इस एग्जांपल में स्लाइवेशन थी जो कि फूड को देखते ही हो रही थी। ठीक है। उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की बात करें तो ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है टू अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है। वो स्टिमुलस जो आपने जिसकी कंडीशनिंग नहीं हुई हुई, आपने लर्न नहीं किया, अनलर्नड बिहेवियर है आपका। ठीक है। टुवर्ड्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। उसके बाद अगर हम कंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं तो एक वो स्टिमुलस जो कि प्रीवियसली न्यूट्रल था, वो पेयरिंग के बाद विद अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स उसने अब कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे आया? जब हम देखते हैं कि इस न्यूट्रल स्टिमुलस को हमने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ पेयर किया तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, लेकिन जैसे ही रिपेयरिंग हुई तो फिर कंडीशन रिस्पॉन्स से क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। तो ये कंडीशन स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारे लिए पहले, वो अब न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रहा, वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया, क्योंकि ये वो लर्न रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हम चाह रहे थे कि प्रोड्यूस हो। स्लाइवेशन अब बेल की बारी ही आ जाती है। ठीक है। तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, लर्न रिस्पॉन्स, और कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जब वो पेयरिंग हुई तो वो क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या चीज़ें थी, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया आइवन पेवलोव ने, तो उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था कि पेवलोव ने कहा कि जो डॉग है ना, अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि बिहेवियर तो लर्न हो गया, लेकिन ये बिहेवियर एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉग को बार बार बेल तो बजा रहे हैं, वो स्लाइवेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपने उसको फूड नहीं दी, तो जब मल्टीपल टाइम्स ऐसे होगा तो फिर वो जो लर्न रिस्पॉन्स था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो डॉग है ना वो नहीं करेगा स्लाइवेशन ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि कुछ टाइम के बाद अगर आप दोबारा से वही वाला मेथड दोहराएंगे, उसकी पेयरिंग कर देंगे दोबारा से, तो वही बिहेवियर वो दोबारा लर्न भी कर लेगा और दोबारा से बेल पे रिस्पॉन्स भी देगा, अगर आप पेयरिंग कर देते हैं बेल और फूड की। ठीक है। उसके बाद जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जनरलाइजेशन ये है कि पेवलोव ने देखा कि डॉग के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जनरलाइज कर लेता है। अगर बेल जैसी कोई और चीज़ की आवाज़ हो तो वो वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि वो बेल पे प्रोड्यूस करता है। जैसे स्लाइवेशन वो कर रहा था, तो अगर बेल जैसी कोई और साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो वही जो है वो रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर कोई और स्टिमुलस होगा तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर बेल नहीं, आपने कोई और चीज़ ला के दिखाई है उसको, तो वो कभी
भी सलाइवेशन नहीं करेगा, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है बिटवीन स्टिमुलस। फिर अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंस क्या था बिहेवियरिज्म पे, तो पावलोव ने जो है वो साइंटिफिक फाउंडेशन रखी थी कि कैसे जो है वो हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, और उसकी जो फाइंडिंग थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो आगे जाके हम देखते हैं कि जॉन बी वॉटसन ने भी अडॉप्ट की, और उसने जो स्टडी की लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि आइवन पेवलोव का जो काम है उसका बहुत ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है साइकोलॉजी और थेरेपी में भी होता है, कि थेरेपी की बहुत सी टेक्निक्स हैं जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एक्सपोजर थेरेपी है, ये बेसिकली जो है वो बेस्ड इसी पे क्लासिकल कंडीशनिंग पे कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर देखें कि कौन सा है, तो वो है थॉर्नडाइक। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, तो थॉर्नडाइक ने हमें आप कहें कि बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए, और पर्टिकुलरली इन ये किस काम के लिए जाने जाते हैं, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो लॉ ऑफ इफेक्ट था उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि वो उसमें ये कहते हैं कि जो बिहेवियर होता है ना एक इंडिविजुअल का, वो अगर तो उस बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सेटिस्फाइंग हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ लर्न करनी है, ठीक है, मेरे पेपर्स हैं और या कोई टेस्ट है, और मैंने कुछ भी याद किया और उसके बाद जो है वो मुझे कोई सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस मिले, फॉर एग्जांपल मुझे गुड ग्रेड्स हैं, या फिर टीचर की अप्रिसिएशन है, या पेरेंट्स की अप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अगर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस मिले तो मैं दोबारा से मेहनत करूँगी, लेकिन अगर मैंने मेहनत की और मुझे सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले, तो फिर मैं जो है दोबारा मेहनत नहीं करूँगी। तो यही है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है कि इट स्टेट्स दैट द बिहेवियर फॉलोड बाय द सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, while behaviors followed by unpleasant consequences are less likely to be repeated, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट की, तो थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, पहले इसको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया कैट के बारे में। कैट के ऊपर ना उसने एक हंगरी कैट ली और उसको एक पजल बॉक्स में रख दिया, और उसने जो है वो जो डिश थी फूड की, उसने क्या किया, उसको उस बॉक्स से बाहर रख दिया, और कैट को कहा मतलब कैट को ऑब्वियसली अब कैट को फूड तो चाहिए थी, तो अब वो किसी ना किसी तरह से मूवमेंट्स कर रही थी। अब जो फूड उसको तब मिलनी थी अगर वो एक स्ट्रिंग था उसको पुल कर दे, तो वो उसको जो है वो दरवाज़ा खुल सकता था और वो जो है वो फूड तक जा सकती थी। अब कैट अपनी तरफ से मूवमेंट कर रही है, जंप कर रही है, रन कर रही है इन द बॉक्स, और सडनली जो है वो जो कैट है उसने पुल कर लिया, ठीक है, एक किसी कोशिश में वो कामयाब हो गई, और इसने स्ट्रिंग जो है वो पुल किया, और जो है वो दरवाज़ा खुल गया और उसने फूड ले ली। फिर जो है वो दोबारा से जो है वो थॉर्नडाइक ने ऐसा ही किया, दोबारा से कैट को इसी एक्सपेरिमेंट से गुजारा, और कैट को दोबारा जो है वो उसी केज में रखा, और फिर उसने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो कैट है उसने ये लर्न कर लिया कि अब जो है वो जब स्ट्रिंग को पुल करेगी तो ही दरवाज़ा खुलेगा, और थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि कुछ टाइम के बाद जो है उसके जो एरर हैं वो कम हो गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे ट्रायल ज़्यादा हो रही हैं वैसे वैसे एरर कम हो रहे हैं, और यही थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। और उसने ये कंक्लूड किया कि जो है वो कैसे जो है कैट जो है वो विद द ट्रायल्स ग्रेजुअली, या आप कह लें स्लोली, जो है वो उसकी परफॉर्मेंस में कैसे इम्प्रूवमेंट आ रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो थॉर्नडाइक ने हमें कनेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया। उसमें बेसिकली कनेक्शनिज्म में ये था कि थॉर्नडाइक ने कहा कि जो लर्निंग है ना ये it is the formation of association, basically connections between the stimuli and responses. According to this theory, these connections are strengthened or weakened based on the consequences of behavior. कि आपने एक चीज़ ये कि आपने एसोसिएशन से चीज़ लर्न की है, ठीक है, आपने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो है वो एसोसिएट किया, फिर लर्न किया, और दूसरी चीज़ जिसने इन्फ्लुएंस किया वो है एसोसिएशन को ही इसने कनेक्शनिज्म का नाम दिया, और दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी उसने लॉ ऑफ इफेक्ट में भी बात की थी। उसके बाद अगर हम देखें कि थॉर्नडाइक ने
एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में उसमें बहुत सी कंट्रीब्यूशन की। वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया साइंटिफिकली। उसने डेवलप किए स्टैंडर्डाइज टेस्ट और एम्फसाइज किया कि क्या इम्पोर्टेंस है, कि कैसे रीइंफोर्समेंट को लर्निंग में उसकी क्या ज़रूरत है और क्यों वो इम्पोर्टेंट, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो उसने बहुत से मेथड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि बिहेवियरिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस था, तो थॉर्नडाइक के काम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। जो बाद में आने वाले बिहेवियरिस्ट थे, स्पेशली जो बी एफ स्किनर जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी थॉर्नडाइक का फोकस जो है वो एनिमल्स पे था, कि कैसे वो एनिमल जो है वो लर्न करते हैं थ्रू ट्रायल एंड एरर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। और स्किनर ने बेसिकली एक्सपेंड किया था उसके आइडिया को इन अ मोर कम्प्रिहेंसिव थेरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो थॉर्नडाइक ने एक और चीज़ जो है वो एक और कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लोर किया, दैट वाज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि ये एग्जामिन करता है कि हाउ लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस इन अदर कॉन्टेक्स्ट। उसकी रिसर्च में उसने ये सजेस्ट किया कि ट्रांसफ़र जो है ये अकर करता है बिटवीन टू सिचुएशन जहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हों, ठीक है। जिसको उसने बाद में जो है वो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ में भी इंट्रोड्यूस करवाया, कि कैसे आप जो है वो टीचिंग और लर्निंग में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रिटिक की बात करें, तो थॉर्नडाइक ने जो है वो कम्प्लीटली तौर पे रिजेक्ट नहीं किया था इंट्रोस्पेक्शन को और मेंटलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस को। उसका एम्फेसिस जो था वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस पे था। लेकिन उसने जो है वो आप कह सकते हैं कि खुल के नहीं किया, लेकिन उसका फ़ोकस जो है वो ज़्यादातर ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर पे ही था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है कंट्रीब्यूटर जॉन बी वॉटसन। अगर हम जॉन बी वॉटसन की बात करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ही इज़ द वन ऑफ द prominent figure in the development of the behaviorism, particularly known for establishing it as a dominant psychological approach in early 20th century, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म कैसे, कि वॉटसन को इसलिए क्रेडिट किया जाता है कि वो फॉर्मली उन्होंने जो है वो बिहेवियरिज्म को एज अ स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाया इन हिज पेपर विच ही पब्लिश इन 1930, जिसका नाम था साइकोलॉजी एज बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, विच वाज आल्सो नाउन एज द बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। और उनके इस पेपर में वाटसन ने ये आर्ग्यू किया था कि साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर rather than inner workings of the mind which were subjective and difficult to measure। फिर अगर हम देखें कि उन्होंने रिजेक्शन की इंट्रोस्पेक्शन के मैथड की, वाटसन ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कि इंट्रोस्पेक्टिव मैथड्स जो हैं, जो कि उस वक्त उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर पॉपुलर थे, वो उसका मानना ये था कि साइकोलॉजी को जो है वो ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक होना चाहिए, जैसे बाकी जो नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक हैं, और वो जो है वो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल डाटा पे रिलाय करते हैं, ठीक है। फिर उसका एम्फेसिस था ऑन इन्वायरमेंटल, आप कह लें फैक्टर्स। उसने कहा कि इन्वायरमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ही एम्फेसाइज दैट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग बिहेवियर। उसने ये क्लेम भी किया था कि दैट ही कुड टेक एनी हेल्दी इन्फेंट एंड गिवन द राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन and train them to become any type of specialist he choose, whether a doctor, lawyer, or even a criminal। उसके बाद जॉन बी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। हम उसको भी देख लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उसने क्या किया कि एक 9 महीने के, सॉरी 9 साल के नहीं, एक बच्चे को लिया और उसका नाम एल्बर्ट था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी लिटिल एल्बर्ट है। और वॉटसन और उसके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेयर किया वाइट रैट को। अब जब बच्चा जो एल्बर्ट था, उसको जब पहली वाइट रैट दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया, तो उसको कोई खौफ नहीं था वाइट रैट से। तो जब वॉटसन ने जो है वो पेयरिंग की बिटवीन वाइट रैट और अ लाउड फ्राइटनिंग नॉइस जो कि वो प्रोड्यूस करते थे बाय स्ट्राइकिंग अ मेटल बार बिहाइंड एल्बर्ट्स हेड, तो वो जो है वो एक फियर इंड्यूस हो गया। बहुत सारी पेयरिंग्स के बाद जो एल्बर्ट था वो रोने शुरू कर देता था जब उसके सामने वो रैट आता था। और इवन जो नॉइस है वो नहीं भी प्रेजेंट करते थे तो भी वो रोना शुरू कर देता था, ठीक है। अब ये इसकी बेसिस वही उसी क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट पे है जिसकी हमने पहले डॉग वाले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया जो पेवलव ने किया था।
अब रिज़ल्ट क्या थे कि कंडीशन फ़ियर पैदा हो गया, एल्बर्ट ने डेवलप कर लिया एक फ़ियर इन द रिस्पॉन्स टू द वाइट रैट, और ये फ़ियर जो है ये जनरलाइज़ भी था कि ये और चीज़ों पे भी उसने देखा कि वो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी वो खौफज़दा हो रहा है बच्चा, रैबिट से, डॉग से, और इवन अ फर कोट, ठीक है। और उन्होंने देखा कि कैसे जो है वो कंडीशनिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है रिलेटेड स्टिमुलाई को भी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि इस एक्सपेरिमेंट ने एक एविडेंस प्रोवाइड किया कि कैसे जो है हम फियर भी लर्न कर सकते हैं थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ह्यूमंस भी लर्न कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली पिछला एक्सपेरिमेंट तो एनिमल के ऊपर था, लेकिन ये ह्यूमन के ऊपर था, और वो भी इमोशंस के बारे में कि कैसे फियर एक इमोशन है कि वो कैसे लर्न किया जाता है थ्रू कंडीशनिंग। तो वाटसन का ये मानना था कि ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर्स कुड बी शेप्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रादर देन बीइंग इननेट, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था बिकॉज़ ये एथिकली सही नहीं था, और बच्चे को आप बहुत ऑब्वियसली एक ऐसी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसको ट्रीट भी नहीं कर रहे, तो इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड रेयरिंग। वॉटसन का आइडिया ये था कि कैसे जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट की जा सकती है, या उसको उसकी एजुकेशन में हम कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसने एडवोकेट किए ज़्यादा, आप कह सकते हैं साइंटिफिक, उसने एक अप्रोच बताई है कैसे आप बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। उसने एम्फोसाइज किया डिसिप्लिन को, स्ट्रक्चर को, और इवन द अवॉइडेंस ऑफ कडलिंग कॉडलिंग, और मतलब उसके व्यूज़ ये थे कि आप कह सकते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के व्यूज़ थे उसके, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किए गए कि क्योंकि कहा गया कि बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, ठीक है। अम, और उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बिहेवियरिज्म इम्पैक्ट क्या हुआ इस बिहेवियरिज्म का ऑन साइकोलॉजी, तो वॉटसन का काम था जिसने ग्राउंड वर्क रखा फॉर फ्यूचर बिहेवियरिस्ट लाइक बी एफ स्किनर्स, एंड ही इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ थेरेपीज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट आर स्टिल इन यूज टुडे। और उसकी आप कह सकते हैं कि his insistence on the importance of observable behavior shifted the focus of psychological research and practice, making behaviorism the dominant paradigm in psychology for several decades. तो उसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट हमारे पास कौन है, तो बी एफ स्किनर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर इन बिहेवियरिज्म, जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की, और उन्होंने रिफ़ाइन किया बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल को। उनका काम बेसिकली जो था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे था। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या है, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग तो देख ली जिसमें लर्निंग थ्रू एसोसिएशन थी, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, बेसिकली ये ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, how the consequences of a behavior affect the likelihood of that behavior being repeated, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की भी बात की गई, पनिशमेंट की भी बात की गई, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे रिवॉर्ड दे रहे हैं आप बिहेवियर को तो बिहेवियर स्ट्रेंथेंड होगा या वीकेंड होगा, आप जो है पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिस्कस हुई। फिर उसके बाद स्किनर बॉक्स भी एक आप कह सकते हैं कि अपरेटस था जो कि यूज़ किया गया टू स्टडी दी एनिमल बिहेवियर इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, or the box typically contained a lever or button that an animal such as rat or pigeon could press to receive a reward like food, or this setup allowed Skinner to study how different schedules of reinforcement affect the behavior, and Skinner box became a standard tool in behavioral research, ठीक है। उसी तरह का जिस तरह का हमने पहले देखा उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट था, बस इसमें जो है वो उन्होंने जो है वो एक पिजन को लिया और एक बॉक्स में जो है वो एक लेवर या आप कह सकते हैं बटन जो है वो यूज़ किया था, जब वो प्रेस करते थे तो उनको वो फूड मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो इंट्रोड्यूस, अभी मैंने उसकी टर्म यूज़ की, तो वो क्या था, बेसिकली दो तरह की रीइंफोर्समेंट हो सकती है। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट ये होती है कि जब भी आपने एक बिहेवियर परफॉर्म किया उसको हर दफ़ा रीइंफोर्स किया गया, ठीक है। ये वाली टेक्निक कब इफ़ेक्टिव हो सकती है, जब कोई न्यू बिहेवियर आप क्विकली चाहते हैं कि कोई बंदा लर्न कर ले या कोई बच्चा फॉर एग्जांपल लर्न कर ले, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरह की जो रीइंफोर्समेंट है वो है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स वो हैं जो कि रीइंफोर्स करते हैं बिहेवियर को, और कुछ टाइम में, ये नहीं कि हमेशा जब भी वो बिहेवियर परफॉर्म होगा तभी वो जो है वो फ़ौरन से जो है वो उसको रीइंफोर्स करेंगे, लेकिन
कभी-कभी जो है वो उस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है। ये वाले इसमें जो है वो आगे डिफरेंट टाइप्स आती हैं इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट में। जैसे सबसे पहली टाइप है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। अगर फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल की बात करें तो ये रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को रीइंफोर्स करती है आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल कि अगर एक फैक्ट्री वर्कर हैं और उनको जो है आपने कहा कि जब आप इतना काम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री में कोट्स बन रहे हैं, तो आपने कहा कि जब 10 कोट बन जाएंगे तो हम जो है वो आपको रिवॉर्ड देंगे। तो ये है कि फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है वेरिएबल रेशो शेड्यूल। वेरिएबल रेशो शेड्यूल जो है री इन्फोर्स करती है बिहेवियर को आफ्टर एन अनप्रडिक्टेबल नंबर और रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस शेड्यूल टिपिकली प्रोड्यूसेस अ हाई एंड स्टडी रेट ऑफ रिस्पॉन्स विद लिटिल टू नो पॉज आफ्टर री फॉर एग्जांपल जैसे स्लॉट मशीन्स हैं जो हम देखते हैं कैजीनोज में होती हैं और ऑपरेट करती हैं ऑन वेरिएबल रेशो शेड्यूल। प्लेयर्स जो होते हैं दे डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स दे नीड टू प्ले बिफोर दे विन, विच कीप देम प्लेइंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिक्स इंटरवल शेड्यूल आता है। फिक्स इंटरवल शेड्यूल जो है वो री इन्फोर्स करता है दी first response after a fixed amount of time has passed. This type of schedule tends to produce आप कह लें कि ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो कि वेयर रिस्पॉन्सेज इंक्रीज एज द टाइम फॉर द नेक्स्ट री अप्रोचेस। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे वीकली पे चेक है, ठीक है, वो एग्जांपल हो सकती है फिक्स इंटरवल शेड्यूल की कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, बट एज अ पे डे अप्रोचेस दे मे इंक्रीज देयर वर्क एफर्ट्स। फिर उसके बाद जो फोर टाइप है वो है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अगर हम वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की बात करते हैं तो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल जो है वो री इन्फोर्स करता है द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम। वो ऊपर वाला जो है वो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल था और ये आफ्टर वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम। दिस शेड्यूल जनरली प्रोड्यूसेस अ मॉडरेट स्टेडी रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल के चेकिंग फॉर emails is an example of variable interval schedule. You might check your emails at different times, but you never know exactly when a new mail will arrive, so you check consistently, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें बी एफ स्किनर में कि बी एफ स्किनर ने और कौन कौन से हमें जो है वो कॉन्सेप्ट आप कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाए, तो एक है शेपिंग, ठीक है। स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग कि कैसे जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के बिहेवियर को शेप करने में, कैसे आप जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको ला सकते हैं। और उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल इंजीनियरिंग एंड सोशल रिफॉर्म। बेसिकली स्किनर believed that the principles of operant conditioning could be applied to improve society. He advocated the use of behavioral engineering to create an environment that promote desirable behavior and discourage undesirable ones. His ideas extended to areas such as education, where he developed teaching machines and programmed instructions based on the operant principle. फिर उसके बाद रेडिकल बिहेवियरिज्म। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्किनर ने ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया। बेसिकली फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है जो कि एक्सटेंड करती है बिहेवियरस प्रिंसिपल को टू ऑल एरियाज ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशन। ही आर्ग्यूड दैट इवन इंटरनल स्टेट्स सच एज थॉट्स एंड फीलिंग्स शुड बी स्टडीड as behavior subject to same principles of reinforcement and conditioning as observable action. This was a more comprehensive approach than the earlier forms of behaviorism, which focused solely on the observable behavior. अब अगर हम बात करें क्रिटिक ऑफ फ्री विल की तो स्किनर ने इसके लिए भी बड़ा नाउन है। उसने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री विल बट इंस्टेड ऑफ डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल क्या आप वो बन गए, बल्कि इन्वायरमेंट जो है वो आपको शेप करता है। इन्वायरमेंट की जो आप कह सकते हैं कि उसकी रीइंफोर्समेंट है वो आपको शेप करती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपको शेप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि एप्लीकेशन क्या है बिहेवियरिज्म की, तो बिहेवियरिज्म की एजुकेशन में भी है, थेरेपी में भी है, एनिमल ट्रेनिंग में भी है और बिहेवियरल
इकोनॉमिक्स में भी हैं, ठीक है। वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि एजुकेशन में, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कैसे उसमें बिहेवियरल टेक्निक्स जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ये क्लासरूम सेटिंग्स में यूज़ की जा सकती हैं कि कैसे आप लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। फिर थेरेपी में आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बिहेवियरल इसी पे फोकस कर रही है, इसी पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रही है। ABA है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, वो भी इस पे बेस्ड है, ठीक है। और बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो इनकी हेल्प से ट्रीट होते हैं, जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद एनिमल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके प्रिंसिपल जो हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं ट्रेनिंग एनिमल्स, और बेसिकली वो रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस को भी वाले जो फिनोमेना है उसको यूज़ करके जो है वो डिज़ायर्ड बिहेवियर को शेप करते हैं। उसके बाद अगर हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करें तो by understanding how environmental factors influence decision making has led to strategies that promote the positive behavior, such as saving money or making a healthier lifestyle choices. फिर उसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस पे क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया। फॉर एग्जांपल निगलेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस कहा गया। क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि बिहेवियरिज्म जो है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जैसे थॉट्स हैं या इमोशन है जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एक ह्यूमन के बिहेवियर को, उनको कम्प्लीटली उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। फिर इन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया ऑन इन्वायरमेंट। कुछ लोगों ने ये बिलीव किया कि बिहेवियरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है जेनेटिक्स के रोल को और इवन बायोलॉजिकल इंस्टेंसेस को। फिर एथिकल कंसर्न कुछ एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट थे जैसे कि जिनमें उन्होंने एनिमल्स को इन्वॉल्व किया और ह्यूमंस को। जैसे मैंने लिटिल एल्बर्ट की बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी थे जो कि जिन्होंने एक एथिकल कंसर्न रेज किया रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सो ये तो थी आज की वीडियो। ये सारा था बिहेवियरिज्म के बारे में जिसको मैंने बहुत कंप्राइज और जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।